बेशक आप गुजर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गुजर पहाड़ी करके बहुत लोगों ने अपनी रोटियां सीखी, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, चाहे लोगों की बात करें, कई सारे जो है बयानबाजी निकल के सामने है, मगर एजाज़ खान साहब का एक भी बयान सामने नहीं है। वजह क्या हो सकती है? एजाज़ साहब कभी भी जो है किसी भी विषय पे नहीं बोलते, किसी भी जो है चीज़ पर नहीं बोलते। आखिरकार वजह क्या है, क्या कुछ जो है राज इसके पीछे है कि आप खुल के किसी भी मुद्दे पे नहीं अपनी पार्टी के रहनुमाओं की क्यों सुनते हैं? आखिर सेंटर क्यों अपनी पार्टी के साथ ज़्यादा सेंटर के ताल्लुकात है, इस पे हमेशा उंगली उठती है। जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अलहदगी अख्तियार की है, क्या लगता है कांग्रेस उतनी ही मजबूत नज़र आती है आपको? क्या अपोनेंट है मजबूत उतनी ही नज़र आती है या नहीं? जी, इस बार का दावा है आपकी बार 50 के पार भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है कि वो पहला नंबर भी अगर टच कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। लीडर ये भी कहते हैं एक सैलाब आने वाला है और वो सैलाब तमाम रीजनल पार्टीज़ को लेकर डूब जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तो हिंदुस्तान के अंदर वो सैलाब नहीं आया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ से आएगा? जम्मू कश्मीर में सियासत बदल रही है और सियासत के चलते हमेशा बयानबाजी जो है देखने को मिलती है, चाहे रीजनल पार्टीज़ की बात करें या फिर मुख्तलिफ ऐसी पार्टीज़ की बात करें। आपको बता दूं कि इस बार के इलेक्शन में पार्टी जो है बहुत सारी हैं और लोग जो आखिरकार परेशान हो गए कि किसे अपना नुमाइंदा जो है वो चुना जाए। आपको बता दूँ कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एजाज़ खान साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने। शुक्रिया जावेद साहब, शुक्रिया। एजाज साहब आपसे सवाल रहेगा, सियासत उरूज पर है, बयानबाजी हर तरफ से, चाहे अपनी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर मुख्तलिफ ऐसी पार्टीज़ की बात करें, एजाज साहब कभी भी जो है किसी भी विषय पे नहीं बोलते, किसी भी जो है चीज़ पर नहीं बोलते। आखिरकार वजह क्या है, क्या कुछ जो है राज इसके पीछे है कि आप खुल के किसी भी मुद्दे पे नहीं बोलते? ऐसी बात नहीं है, मेरा हर एक मुद्दा जो भी रियासत जम्मू कश्मीर या उसके लोगों से मुतल्लिक होगा उसके बारे में बड़ा क्लियर सा विजन होता है, बड़ी साफ सी सोच होती है। लेकिन क्योंकि किसी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्पोक्स पर्सन जो एक स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से दे उसी को एंडोर्स किया जाए हमेशा। तो उस नज़रिए से मैं बहुत कम मीडिया के सामने आता हूँ। एक सेट प्रिंसिपल के साथ चलने की शुरू से ही आदत है, बचपन से आदत है, तो उसी को अपनाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आपसे एक और सवाल रहेगा, जहाँ पे अपनी पार्टी पे काफ़ी सारे बयान आयत किए गए, खैर वो आप सुन के आपने भी बहुत सारे बार सुना होगा, मगर इस बार की अगर बात करें तो DAP यानी कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी भी जो है मैदान में उतर चुकी है और गुलाम नबी आज़ाद साहब एक वक्त आपके साथ भी थे, यानी कि आप कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं। तो उनसे जब भी इंटरव्यू होते हैं, जब भी उनसे बातचीत होती है तो कोई भी उनके लीडर हों वो हमेशा तनकीद का निशाना PDP और अपनी पार्टी को बनाते हैं, हालांकि अपनी पार्टी का नाम पहले लेते हैं बाद में PDP कर लेते हैं। तो क्या वजूहात होंगी इसके पीछे, क्यों जो है अपनी पार्टी को जो है DAP की जानिब से हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होगा? अब मुझे लगता है कि उसका जवाब तो वही बेहतर जानते हैं कि वो क्यों इस चीज़ का तनकीद करते हैं, अगर उसके लीडर किसी ने ऐसी बात की होगी। लेकिन तनकीद हमेशा अच्छी चीज़ होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। एक दूसरे को जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक दूसरे के पॉलिसी और प्रोग्राम्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसको हमें और इम्प्रूव करने की एक गुंजाइश जो है वो मिलती है मेरे नज़रिए से। और मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं कि इतने बड़े बड़े लीडर जो है हम अपनी पार्टी के लिए तनकीद का इसको बनाते हैं कि तनकीद इनकी की जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। खैर अपनी पार्टी की अगर बात करें, जिस तरीके से अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी है, सेटअप जो की है, जिस तरीके से अपनी पार्टी का मुद्दा मंशूर है, सेम वही मुद्दा मंशूर उसी तरीके से मैनिफेस्टो बना के जो है DAP भी अब मैदान में आ चुकी है। तो क्या लगता है ना कुछ अलग है अपनी पार्टी से? हालांकि अपनी पार्टी के दावे ज़्यादा हैं कि आपको बिजली जो है फ्री में इतने वाट फराहम किए जाएंगे, तो किस तरीके से देखेंगे कि आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी जो है ला के यानी कि DAP ला के सही काम किया? देखो, पॉलिटिकल एक नज़रिया के मुताबिक, सियासत एक नज़रिया के मुताबिक होती है और उसका एक जुज़ ये भी है कि आप उसको लोगों को उस नज़रिया से क्या फ़ायदा दे सकते हो। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के बहुत से मसाइल जो हैं वो ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं हम लोगों के अंदर। तो उन कॉमन मसाइल पर अगर कोई चीज़ कॉमन हो तो मुझे नहीं लगता कि वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। दूसरी चीज़ आइडियालॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो आइडियालॉजिकल इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर दो सोचें चल रही हैं, दो नज़रियात चल रहे हैं, जहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया है और एक उन लोगों का नज़रिया है जो भारतीय जनता पार्टी से दूसरी सोच रखते हैं। मैं इसको इस तरह से पॉजिटिव ले लूँगा कि हम कम से कम उस भारतीय जनता पार्टी के उस जो मुखालिफ सोच है उससे ताल्लुक़ रखते हैं और हम उस पर काम करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं।
आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, हमेशा जो है ये बयान तो सामने आता है बुखारी साहब का कि जम्मू कश्मीर की आवाम का सोचा जाएगा, जम्मू कश्मीर के हित में बात की जाएगी, मगर रीजनल पार्टीज़ का ये कहना है कि हमेशा जो है अपनी पार्टी के रहनुमाओं की क्यों सुनते हैं आखिर सेंटर, क्यों अपनी पार्टी के साथ ज़्यादा सेंटर के ताल्लुकात है, इस पर हमेशा उंगली उठती है। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिक्स की ताल्लुक है और किसको कहाँ सुनाया जाता है, अगर आप बेसिक प्रिंसिपल सियासत का देखें तो जो लोग ग्राउंड पर एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं की बात की सुनवाई होती है। मेरे ख्याल में हम कहीं ना कहीं, हम बहुत नए लोग आए हैं, हमने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, हम पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करते। हम पॉलिटिकली एक्टिविटी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अपनी पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, या अब गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी की नज़र आ रही हैं आपको ग्राउंड पर। बाकी चीज़ें, बाकी पार्टियां तो कभी कभी मुझे लगता है कि कभी 8 या 60 दिन के बाद नज़र आती हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो लोग ग्राउंड पर लोगों के मसाइल उठाएंगे वही लोग उठाएंगे जो लोगों तक रीच आउट करेंगे। तो हम ज़्यादा रीच आउट करते हैं, इसलिए जब रीच आउट करते हैं तो हमें मसाइल आगे ले जाने पड़ते हैं। जब हम पब्लिक के मसाइल ले जाते हैं तो उनमें से सलूशन भी उनका निकलने की कोशिश की जाती है हमारी तरफ से, और उसमें हम कामयाब होते हैं। इतनी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा और कोई, मुझे लगता है कि और कोई मंतक इसके अंदर नहीं छुपा हुआ। जी, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से जब से जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इलायदगी अख्तियार की है, क्या लगता है कांग्रेस उतनी ही मजबूत नज़र आती है आपको? क्या अपोनेंट है मजबूत उतनी ही नज़र आती है या नहीं? मुझे लगता है कांग्रेस तो, वो तो जाहिर सी बात है, हर एक आदमी को लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर कमज़ोरियां तो आ गई हैं। जहां पर आपके 2014 के इलेक्शन को अगर देखा जाए, जहां पर 12 के करीब लेजिस्लेचर थे, आज उनमें से कितने लेजिस्लेचर कांग्रेस के पास बचे हुए हैं। तो इसी से असेसमेंट आप कर सकते हैं कि कितने लोग कांग्रेस के अंदर हैं। डीडीसी काउंसिल के अंदर कितने चेयरमैन्स कांग्रेस के अंदर हैं, आपके ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के कितने चेयरमैन कांग्रेस के अंदर हैं। जो सियासत है या जमहूरियत है, ये सरों को गिन के जाने जाती है। तो वो आप सामने गिन सकते हैं, उसमें मेरे कहने या किसी के कहने से कोई, मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, एक और सवाल आपसे जानेंगे, बीजेपी का हमेशा दावा होता है सबका साथ सबका विकास, और हमेशा हर एक बात पे अपना मौजू रखते हैं। तो क्या लगता है, आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से मुंसलिक हैं, क्या लगता है विकास कहीं नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो जमहूरियत ही जम्मू कश्मीर के अंदर नज़र नहीं आ रही। अगर आप मुझे ज़ाती तौर जावेद साहब पूछें तो मुझे तो वो जमहूरियत की जो एक वैक्यूम है, वो बहुत बड़ा वैक्यूम नज़र आ रहा है। जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का इलेक्शन किया गया, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि आपको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स को इतने अख्तियारात दिए जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को इतने अख्तियारात दिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, होम मिनिस्टर साहब कई बार तशरीफ़ लाए, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस भी हुई। बट आज भी वो लोग उन अख्तियारात को, मैं कहूँगा कि कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको वो नुमाइंदे की हैसियत कहीं दी जा रही हो। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के अंदर उनको उस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो जमहूरियत का एक इम्पॉर्टेंट जुज हैं, एक पिलर हैं जिनके ऊपर जमहूरियत खड़ी हो सकती है। तो जब उस जमहूरियत के उस पिलर को कमज़ोर किया जाता है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे ब्लॉक के काउंसिल हो, चाहे ज़िला की काउंसिल हो, मुझे तो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। और ऐसा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं दी कि 73rd अमेंडमेंट के मुताबिक जो फ़ायदा मिलना चाहिए था लोगों को, उसमें से कितने परसेंटेज वो कामयाब हुए हैं। इस बार का दावा जी, इस बार का दावा है आपकी बार 50 के पार भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है कि वो पहला नंबर भी अगर टच कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, क्योंकि आज का इलेक्शन और 2014 का इलेक्शन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत पानी चनाब में भी बहा, बहुत पानी झेलम में भी बह गया, और उसके बाद बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, चाहे आप 370 की बात कर लें, आप चाहे डिलिमिटेशन की बात कर लें, आप बाकी जो गाहे बगाए जो फैसला जाज या जो चीज़ें आती जाती रहती हैं, उनको देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जम्मू कश्मीर का आदमी उन चीज़ों से इत्फाक करता नज़र आया। मुझे सबसे बड़ी चीज़ है, बीजेपी के लीडर्स ये भी कहते हैं एक सैलाब आने वाला है और वो सैलाब तमाम रीजनल पार्टीज़ को लेकर डूब जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तो हिंदुस्तान के अंदर वो सैलाब नहीं आया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ से आएगा। अभी तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो है रीजनल पार्टीज़ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बन के आई हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ से वो चैलेंज आएगा। हर
इलाके की अपनी अपनी रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उसके मुताबिक फ़ैसले करने पड़ते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कहने की बात है, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। खैर एजाज साहब, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, मुख्तसर सा जवाब चाहेंगे। बेशक आप गुजर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गुजर पहाड़ी करके बहुत लोगों ने अपनी रोटियां सीखी, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, चाहे लोगों की बात करें, कई सारे जो है बयानबाजी निकल के सामने है, मगर एजाज खान साहब का एक भी बयान सामने नहीं है। वजह क्या हो सकती है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं पहाड़ियों के हित में जवाब दूंगा तो गुजर भाई नाराज़ हो जाएंगे, और गुजर के हित में जवाब दूंगा तो पहाड़ी भाई नाराज़ हो जाएंगे? मेरा बुनियादी एक प्रिंसिपल है कि मैं लोगों को आपस में लड़वाना नहीं चाहता। मेरा मकसद ये होता है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, एक सोच के ज़रिए लाया जाए। दूसरी चीज़, जहाँ तक रिज़र्वेशन की बात है, एसटी रिज़र्वेशन की, क्या ही अच्छा होता अगर बात है जहाँ दिल्ली की सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार कम से कम स्टेक होल्डर से बैठकर मीटिंग की जाती, उनसे बात की जाती, आप क्या चाहते हो। हमेशा जमहूरियत का एक असूल है कि आप स्टेक होल्डर से बात करो। स्टेक होल्डर्स इसमें दो ही हैं, या तो पहाड़ी हैं या गुजर बकरवाल हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को बुला के अभी तक फार्मल जो है बातचीत की होगी। कुछ लीडर चाहे गुजर भी अपने से मिले होंगे, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से, या पहाड़ी भी मिले होंगे, लेकिन स्टेक होल्डर कहाँ से मिले? लोग चाहते क्या हैं, लोग क्यों चाहते हैं, किस तरह का माहौल चाहते हैं, किस तरह की रिजर्वेशन चाहते हैं। आप आज इस वक्त एसटी की बात करें, इस वक्त तो रिजर्वेशन का कहाँ बेनिफिट मिल रहा है। आप रिजर्वेशन और प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन कहीं पर रिजर्वेशन प्रमोशन मिल ही नहीं रहा है। रिजर्वेशन को तो सबसे बड़ा ख़तरा है इस वक्त, चाहे कोई एसटी हो जाए या ना हो जाए। जो चीज़ें इरोजन हो रही हैं रिजर्वेशन के अंदर, रिजर्वेशन लॉ के अंदर जो चीज़, जिन चीज़ों को हटाया जा रहा है आस्ता, जहाँ पर आपको मैं कहूँगा बहुत से ऐसे महकमा जात हैं जहाँ पर आपको एसटी के लोगों को या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन दी नहीं गई है। बिल्कुल। काफ़ी जगह पर है। आप रिजर्वेशन एक्ट में कभी तरमीम करते हो, एक वक्त था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन की बात हुई थी, मैंने कहीं एक बार आपके इंटरव्यू में भी सुना। इंटर डिस्ट्रिक्ट की जब रिजर्वेशन की बात हुई तो हर ज़िला के अंदर फ़ायदा हुआ वहाँ के लोकल लोगों को। लोकल एस्पिरेशन होती है। गांधरबल में राजौरी का आदमी चला जाए तो नुकसान किसको होगा? गांधरबल के आदमी को होगा। रिजर्वेशन के अंदर जो चीज़ें कमज़ोरियाँ आ रही हैं उनको भी तो कहीं डिस्कस करना चाहिए। आप कौन रहा है? जैसे कि आपने कहा लड़वा रहे हैं कुछ, जाहिर सी बात है वो लीडरशिप लड़वा रही है, जो उनको गलत बातें की सुनवा रही है, वही लोग लड़वा रहे हैं। इलेक्शंस नज़दीक हैं, आने वाले इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल नज़दीक, और इस इंतखाबात में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की किस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर तैयारी रहेगी? हमारी पार्टी तो हमेशा से तैयार है और हर सियासी पार्टी तैयार होती है, लेकिन मैं लोगों से एक चीज़ कहूँगा, एक बात ज़रूर कहूँगा, मुझे यहाँ पर कहना बहुत अच्छी लगेगी। मैं पिछले दिनों में अन्ना हज़ारे साहब से मिला था और वहाँ पर उनके म्यूज़ियम का मैंने एक जायज़ा लिया, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के आंदोलन किए हुए थे। पुणे में जब मैं गया था तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, उन्होंने लोकपाल पर आंदोलन किया, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन पर आंदोलन किया और बहुत से कई आंदोलन उन्होंने किए। लेकिन एक आंदोलन, और मैंने उनके लिए उनको सवाल भी पूछा कि जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जो है पार्टी लेस सिंबल लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर अपनी बात करता हूँ। कम से कम मैं लोगों से एक ही अपील करूँगा कि ऐसे लीडर चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको झूठ ना बोलते हों, आपसे साफ बात करना चाहते हों, आपके जो मसाइल हैं उनको हल करवाने की कोशिश करना चाहते हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे सकें, जो एक मजबूत लीडरशिप दे सके, जो एक ताकतवर लीडरशिप आपको दे सकें। उस तरह के लोगों को चुनने की ज़रूरत है इस वक्त। अगर हम पार्टियों में उलझते रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा। तो यही है। बाकी एज ए पार्टी वाइस प्रेसिडेंट मैं कहूँगा हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन जब भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हमने तो डीडीसी इलेक्शन शॉर्टेस्ट नोटिस में लड़ा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमने बहुत सी सीटों पर इलेक्शन लड़ा, आपने देखा होगा, और आज उसमें हमने अचीव भी किया। इतनी यंगेस्ट पार्टी वाहिद अपनी पार्टी थी जिसने इतना अच्छा अचीवमेंट किया। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
शुक्रिया, थैंक यू। तो जिस तरीके से नाज़रीन हालात बने हैं और हालात पे अगर नज़र डाली जाए तो इंतखाबात की घड़ी का वक्त का इंतज़ार है और कब इंतखाबात होते हैं और कब जम्मू कश्मीर में जो है अपना नुमाइंदा लोग चुनते हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्या अपनों तक महदूद रखती है या लोगों तक भी जो है पहुँचती है, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान।